एक होते हैं ट्रेंड एक्टर्स और एक होते हैं सेल्फ ट्रेंड एक्टर्स और एक होते हैं डिफ़ॉल्ट एक्टर्स। जो कि मैं कह सकती हूँ मैंने बहुत कुछ सीखा। इट वॉज विद आदिल हुसैन, Z+ डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म थी। आपकी एक फिल्म है जो ऑस्कर में गई, तो आपको जब पता चला तो रात भर सो नहीं पाई थी आप? ये सच है। इंटीमेसी डायरेक्टर जो आप बात करें, ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है? हाथ जैसे सोचिए यहाँ रखना है या यहाँ रखना है, आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको एतराज़ है आप कह सकते हैं, आप अपने इंटीमेसी डायरेक्टर से बात कर सकते हैं। पंकज त्रिपाठी से क्या सीखा था? उनसे कहा आपने वो ईज, जब मैं हंसी तो मतलब सब खिलखिला के हंसने लगे। मतलब करीना, सोनम, सुमित जो भी थे वहाँ, एवरीबॉडी जस्ट burst out laughing. एक होते हैं ट्रेंड एक्टर्स और एक होते हैं सेल्फ ट्रेंड एक्टर्स और एक होते हैं डिफ़ॉल्ट एक्टर्स। तो आज जो हमारे साथ हैं वो डिफ़ॉल्ट एक्टर हैं, एक कावली खन्ना जी हमारे साथ। ये खुद को कहती हैं डिफ़ॉल्ट एक्टर। तो मैं सबसे पहले इनसे समझूंगा कि डिफ़ॉल्ट एक्टर क्यों कहती हैं खुद को आप? क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट से एक्टर बनी हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, अभी भी नहीं है स्ट्रैटेजी तो। हाँ। लेकिन मुझे ज़िंदगी ने एक मौका दिया। मैं एक प्ले देखने गई थी और वहीं मेरे पीछे शांतनु बोस बैठे थे जो अभी NSD के डीन हैं। हाँ। और उन्होंने मुझसे कहा कि हम एक स्टूडेंट फिल्म बना रहे हैं। उस दौरान वो SRFTI में प्रोफेसर थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा हम एक स्टूडेंट फिल्म बना रहे हैं और आर्मी ऑफिसर की वाइफ के लिए एक कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं। और यूं हाथ करके उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि आप कैमरे के थ्रू बहुत अच्छी लगी। अच्छा। 1 मिनट के लिए तो मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, पर मैंने उनसे कहा कि मैं स्कूल कॉलेज में तो करती थी, पर ऐसे आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर। उन्होंने कहा जस्ट कम एंड रीड एंड वील सी। सो मैं गई और वहाँ मैंने रीडिंग की और वो काम मुझे मिल गया। तो डिफ़ॉल्ट से 2009 की बात है जी, उसी दौरान है ना, उस दौरान। तो मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक्टर्स को देख देख के सीखा? जी, अभी तक सीख रही हूँ। मैंने बहुत फिल्में देखती हूँ और ऑफ कोर्स मैंने एक्टर बनने के बाद कई वर्कशॉप्स की। आई हैव लर्नड ऑन द जॉब। और ये मेरा नसीब है कि मैंने बहुत कामयाब एक्टर्स और बहुत काबिल एक्टर्स के साथ काम किया है। मेरा सबसे आई थिंक पहला काम जो कि मैं कह सकती हूँ मैंने बहुत कुछ सीखा, इट वॉज विद आदिल हुसैन, Z+ डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म थी। और आदिल ने ना एक दिस एन इनबॉर्न टीचर। अच्छा। वो कॉन्शियसली नहीं सिखाते हैं आपको। हाँ। वो ऐसे ही आपको एक फ्लूइड तरीके से हर एक को सिखाते हैं जो भी उनके साथ काम करते हैं। तो उसके बाद मैंने कई कोर्सेज भी किए, पर प्राइमरीली आई एम सेल्फ टॉट। नेटफ्लिक्स पे आपकी सीरीज़ है कोहरा, उसमें आपका कैरेक्टर इंदिरा का जो कैरेक्टर है बहुत शांत कैरेक्टर है, उसमें उसके डायलॉग कम है। तो ऐसे जब किरदार मिलते हैं जिनको आपको अंदर ज़्यादा महसूस करना होता है, जिन पे ज़्यादा काम करना होता है, एक्सप्रेसिव कम होते हैं, जो उनको अपने चेहरे से, अपने बॉडी लैंग्वेज से चीज़ें एक्सप्रेस करनी होती, तो इनकी तैयारी कैसे होती? और ये कैरेक्टर के लिए, इस कैरेक्टर के लिए क्या डायरेक्टर ने क्या ब्रीफ दिया था और कुछ पढ़ने के लिए या फिर कुछ देखने का सजेस्ट किया था? देखिए, इंदिरा का जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत गहराई से लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। एंड आई थिंक दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द वर्क दैट वी डू। और ब्रीफिंग तो खैर बहुत कमाल की थी। सुदीप शर्मा साहब ने ब्रीफिंग की थी मेरी। क्या ब्रीफिंग थी? मतलब इंटेंसिटी पे फोकस करने को कहा था, वो जो फील करती है उस पर फोकस करने को कहा था। बिकॉज जैसा कि आपने जिक्र किया कि डायलॉग्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं और जो भी कन्वे करना है वो, इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत कुछ वो महसूस करती है पर वो कह सिर्फ उतना ही सकती। आई मीन हर प्लेस इज सच। हाँ, ये जो आपने सो टू से विदाउट डिपेंडिंग ऑन डायलॉग्स, मतलब डायलॉग्स के ज़रिए नहीं आप अपना इमोशन कन्वे कर रहे हैं, आप महसूस करके कर रहे हैं। उसमें ना एक मैजिक होता है कभी कभी। हाँ। वो जो आप महसूस करते हैं वो ऑडियंस को भी महसूस हो जाता है। हाँ। सो इसमें ऑफकोर्स स्किल काम आता है, इंटरनलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, और एक बैक स्टोरी भी कभी कभी हम बनाते हैं। उसमें रणदीप ने मेरी बहुत मदद की थी, हमारे डायरेक्टर साहब रणदीप जी। आई मीन ही इज़ ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और गुंजीत भी थे वहाँ सेट पे जिन्होंने लिखी है। सो
वो ना बहुत गहराई से इंदिरा को समझ चुके थे, तो मेरा कोई भी सवाल होता था या मैं कुछ भी कहती थी, सो दे हैड अ लॉट टू गिव. माई जॉब वॉज टू रिसीव एंड ट्रांसलेट वॉट आई रिसीव इनटू माई परफॉर्मेंस. अच्छा, इसी सेटिंग में टब्बर इसी सेटिंग पे है, लगभग पाताल लोक भी कह सकते हैं आप एक तरह से, जो पूरा फील है, जो एटमॉस्फेयर है, या फिर जो अन्य घोड़ेदान है, या फिर चौथी कूद है, तो इन सब देखने का क्या उन्होंने सजेस्ट किया था कि देखो कुछ फिल्में मैं पहले देख चुकी थी, और आई मीन आई लाइक दिस डायरेक्टर्स. एक आध फिल्म तो शायद, अन्य घोड़े तो मैंने शायद किसी फिल्म फेस्टिवल में देखी थी. अच्छा. पर कोई ऐसी ब्रीफिंग नहीं थी कि ये रेफरेंस पॉइंट है या कुछ. जो रेफरेंस था वो, यू नो, दे वर वेरी क्लियर इन देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी सीन. और जो भी मैं कर रही थी उनके पास हर चीज़ का जवाब थे. लाइक दे वर सो वेल प्रिपेयर्ड. द डायरेक्टर हैड सो इंटेंसली अब्जॉर्ब द स्क्रिप्ट कि कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि कोई, यू नो, कोई गैप्स हो. There were no blanks. It was all very seamless. इसमें आपका और सुविंदर विक्की का एक किसिंग सीन. जी. तो जब खासकर किसी मेन स्ट्रीम सिनेमा में जिसमें सिर्फ दर्शकों को लुभाने के लिए ये रखा जाता है, इसमें क्या है, इसके बहुत मायने हैं. सिर्फ वो नहीं है कि सिर्फ एक सीन हो गया, खत्म हो गया, दर्शकों ने देख लिया, ताकि ऑडियंस दर्शकों को खुश इसको करने प्रोमो में इस्तेमाल करेंगे. लोग तो प्रोमो में रखा भी नहीं, इसको रख सकते थे. तो नहीं है प्रोमो में. हाँ. तो इस ऐसे समय पे ऐसे जब सीन होते हैं, इतनी लंबी, लगभग आपका, मैं अगर देखूं 2009 से वल्नरेबल मोमेंट है. वैसे देखा जाए तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत लंबा कोई सीन है, पर ये बहुत अहम मोमेंट है. हाँ. इंदिरा और बलबीर के रिश्ते में. हाँ. उनकी केमिस्ट्री को इन्हांस करता है. हाँ. उनकी फीलिंग्स को बिल्कुल जो है ना ऑडियंस के सामने रख देता है वो सीन. और इंदिरा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए ना, डिज़ायर इज सच अ स्ट्रॉन्ग थिंग, एंड कितना कुछ वो अपने अंदर दबा के बैठी. इट्स नॉट जस्ट कमिंग फ्रॉम डेस्परेशन, इट इज कमिंग फ्रॉम द नीड टू बी लव्ड. और ये सीन मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था. और मैं हमेशा से यही मेरी फिलॉसफी रही है कि देखिए, लोग तो आजकल ऐसे ही डाल देते हैं सीन्स, यू नो, एंड दे कम टू यू एंड वेरी कैजुअली. एज एन एक्टर यू हैव टू क्वेश्चन एंड यू हैव टू असेस कि इस सीन की ज़रूरत है, इस सीन को करने से क्या फ़र्क पड़ेगा. एंड आई थिंक दिस सीन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इस वजह से. और हम प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, पर वैसे फॉर द रिकॉर्ड आई वॉज ऑल्सो ऑकवर्ड एंड सुविंदर जी वॉज ऑल्सो वेरी ऑकवर्ड. पर हमारे डायरेक्टर का इसमें बहुत अच्छा रोल था. उन्होंने ना बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझसे भी बात की, सुविंदर जी से भी बात की, अलग अलग, कि ये सीन क्यों ज़रूरी है. इस सीन से वो क्या हासिल करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ हिज स्टोरी टेलिंग. और रणदीप एक बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर हैं. यू नो, आई मीन कई ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं कि इंटीमेट सीन होता है या कुछ होता है तो वो कहते हैं कि ये तो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं, यू नो, दे आर वेरी इनडिफरेंट. पर रणदीप मेरे पास आए एंड उन्होंने कहा कि मैं ये शूट करूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि हम 1 टेक ओके करें. और काबली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें 1 सेकेंड के लिए भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो या कुछ भी ऐसा लगे कि तुम यू आर फीलिंग अनईजी, बस मेरी तरफ देख लेना. एंड यू नो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. और जिस तरह से उन्होंने समझाया था कि उनके विजन में क्यों वो सीन ज़रूरी है, उसके बाद तो आई मीन, यू नो, इट वाज अ वेरी ऑर्गेनिक थिंग टू प्ले आउट द सीन इन दैट वे. इसी किसिंग सीन पे ही, मतलब इंटीमेट सीन पे, एक बार नीना गुप्ता ने कहा था कि उन्होंने जब पहला किसिंग सीन किया तो उन्होंने जाके डिटॉल से मुंह धोया. तो ऐसा कुछ भी होता है एक्टर्स के साथ क्या? कि नीना जी की बात मैं नहीं कर सकती. आई मीन वो उनका, फिर ऐसा, यू नो, यू आर एक्टिंग. हाँ. अब आप किसी को जोर से थप्पड़ भी लगा देते हैं सीन में. हाँ. सो इट्स, आई मीन, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द एक्ट. इट्स नॉट समथिंग विच इज, आई मीन, मैं तो ये सब नहीं सोचती. वो 1 टेक में हमारा ओके हो गया था. एंड इट वॉज अ वेरी, यू नो, इस सीन को अगर आप गौर से देखेंगे, द किसिंग इज नॉट द हाईलाइट ऑफ द सीन. द एक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट. यही मैंने बोला. एक्टिंग तो कुछ क्षणों के लिए है. जो उसमें जो
और व्हाट हैपेंस राइट आफ्टर दैट, यू नो, वो जो उठ के उनका चले जा, वो बहुत, मतलब मैं आपको कह रही हूँ मुझे याद आ रहा है, बिकॉज यू नो जब आप एक किरदार प्ले करते हैं उसकी एक रिकॉल वैल्यू होती है। वो एक बहुत पावरफुल मोमेंट है, सबसे ज़्यादा वही इम्पोर्टेंट है, यू नो, दैट नीड टू बी लव्ड एंड टू सडनली फील दैट सब बदल गया एक सेकंड में, यू नो, अगर आपने उस सीन में, और वो एक तरफ से नहीं, वो दोनों तरफ से ही है, वो दोनों तरफ से। और जो हेजिटेशन है, दैट इज द हाईलाइट, कि आप चाह कर भी एक चीज, वो चीज आपके सामने है पर हिचकिचाहट, एक यू नो, उनका होल्ड बैक करने की वजह दूसरी है, मेरी दूसरी है, इट इज, और डिजायर खत्म नहीं होती है, यू नो, इफ यू आर 40+ डज नॉट मीन दैट आप मतलब आप प्यार तो सबको चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा, अगर आपको लगे कि मैं इस सीन पे बात करते हुए अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ तो आप रोक दीजिएगा जी। जब कोई आप कोई इंटीमेट सीन करते हैं, मैं इसलिए समझना चाहता हूँ, दर्शकों के लिए चीज़ समझना चाहता हूँ, क्योंकि उनके लिए बड़ा कौतूहल का विषय होता है। जब तक वो कौतूहल होता है तब तक फिर उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, चीज़ें लगती हैं, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा खोलना चाहता हूँ दर्शकों को, जितना मेरे बस में होगा और जितना मैं एक्सप्लेन कर सकूंगी मैं बेशक करूँगी। जैसे मानिए आप कोई इंटीमेट सीन करती हैं या कोई भी एक्टर करता है, तो उस समय वो जो मोमेंट होता है वो करते समय एक हद होती है कि भाई यहीं तक जाना है, कई बार वो हद पार भी हो जाती है। और तो इस समय क्या होता है कि जब वो मोमेंट जब वो घटित हो रहा होता है, तब दिमाग में क्या चल रहा है कि दो दिमाग होते हैं, एक और रियल भी रखना है, एक और एक्टिंग भी करनी है। नहीं, दो दिमाग नहीं होते हैं। अच्छा। एक्शन और कट के बीच में मैं सिर्फ इंदिरा हूँ। अच्छा, पहली बात। हाँ। दूसरी बात क्या, जहाँ तक कि आप हदों की बात करते हैं और एक सीन को कंट्रोल की बात करते हैं, अगर डायरेक्टर अच्छा हो, अच्छा, जो कि हमारे केस में था, हाँ। वो बहुत डिफाइंड था कि क्या चाहिए और कितना चाहिए, पहली बात। और दूसरी जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यू नो, विद रिगार्ड टू एनी इंटीमेट सीन, मैंने हजारों बार ना कहा है, अच्छा, है ना, टू डू अ सीन, पर इस पर्टिकुलर सीन में या इस पर्टिकुलर स्टोरी में इसकी एक अहमियत थी, इसलिए मैं वो सीन कर रही हूँ, राइट। इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर है, डायरेक्टर है, सब लोग हैं, सो वो एक तरह से उसे कंट्रोल कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, आपने जो माइंड की बात की, एकाग्रता को तो शट आउट कर दिया ना, एक्शन सुन लिया। एक्शन का मतलब होता है कि एकाग्रता तो कहीं खो गई, अब सिर्फ इंदिरा बची है। तो जो इंदिरा महसूस करेगी उसी तरह से आप करते हैं, और मोमेंट कट होता है तो आप जोन आउट हो जाते, मतलब आप उस जोन से निकल जाते। ये प्रैक्टिस से आता है, ये स्किल से आता है, ये अंडरस्टैंडिंग से आता है। और जैसा कि मैंने कहा, इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, और जो बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके तो मैंडेट्स हैं कि इंटीमेसी डायरेक्टर ज़रूरी है वहाँ। तो क्लियरली हम अपनी बाउंड्रीज को डिस्कस कर लेते हैं कि ये मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अब जैसे मेरे पास कई बार एक फिल्म ऐसी आई थी, उन्होंने कहा था फ्रंटल न्यूडिटी के लिए, अच्छा, so, मैंने साफ इनकार कर दिया था, मतलब कोई सवाल ही नहीं है उसका। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर चॉइसेस एज एन एक्टर। ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप सवाल करें उस सीन के बारे में, और जहां आप अनकंफर्टेबल हैं या आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि आपको डिसअप्रूव करनी चाहिए, यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। एंड दबाव में नहीं आना चाहिए, जो कि अक्सर यंग लड़कियां जो हैं वो, आपने अभी जिक्र किया ना कि वो हदें नहीं रहती। रिफ्यूज टू वर्क इन अ प्लेस वेयर देयर इज नो इंटीमेसी डायरेक्टर, रिफ्यूज टू बी इन अ प्लेस वेयर पीपल आर नॉट लिसनिंग टू यू। आप वो सीन कर रहे हैं ना, तो आप एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, दूसरों की भी जिम्मेदारी है आपकी तरफ कि आपका कंफर्टेबल होना उस सीन के साथ, और आपको ये लगना कि वो सीन जस्टिफाइड है, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने बड़ा एक नया टर्म सुना है यहाँ पे, ये मैंने सुना है इससे पहले, पर मैं दर्शकों के लिए इसको भी खोलना चाहूँगा। इंटीमेसी डायरेक्टर जो आप बात करें, ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है, और क्या फिल्मों में भी होता है, OTT में भी अच्छी फिल्मों में आजकल जो बड़े प्रोडक्शंस है, जैसा कि मैंने कहा, जो बड़े अच्छे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका मैंडेट है कि होना चाहिए कि किसी किस्म का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। ये बहुत अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है, और वो आपको आपसे बात करते हैं क्लियरली कि कहाँ पे आप हाथ, जैसे सोचिए यहाँ रखना है या यहाँ रखना है,
आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको एतराज़ है आप कह सकते हैं, आप अपने इंटीमेसी डायरेक्टर से बात कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, दो एक्टर्स के बीच में कम्युनिकेट करना डायरेक्टली ऐसे इतना ईजी नहीं भी होता, तो वो एक ज़रिया है। इट्स अ काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी, इट्स अ काइंड ऑफ अ इंटीमेसी डायरेक्टर कैन क्रिएट अ कंफर्ट इन अ अनकंफर्टेबल सीन। अच्छा, मतलब ये बड़ा इतनी हाँ, और हमारी जो थी नेहा, उन्होंने बहुत एंड सुविंदर जी भी बहुत ही ये सच इतना ठहराव है उनमें, इतना उन्होंने जैसे छोटे से सीन के बाद भी वो कहते थे आप तो ठीक हो जी, हाँ जी, सारो जेंटलमैन। और उस आई थिंक दैट द इंटीमेसी डायरेक्टर प्लेड अ गुड पॉजिटिव रोल इवन इन और देखिए हमारे सीन में तो कुछ भी नहीं है, जो दूसरे सीन्स हैं सीरीज में वो तो उसमें तो बहुत कुछ है। Our scene is just a vulnerable moment, but there are other scenes in the series which are full of, I mean, there is a lot of. So वहाँ पे भी definitely उनका एक रोल रहा होगा to make sure that. Nice, मतलब कुछ नया सीखने को मुझे भी मिला। अब अभी आपने बोला था कि एक एक्टर को सवाल करना चाहिए कि ये किरदार क्या करेगा, क्या ये करेगा कि नहीं करेगा ये किरदार। ऐसा कभी हुआ हो कि आपने सवाल किया हो डायरेक्टर से और फिर चेंज होती हैं? अच्छे डायरेक्टर्स जवाब देते हैं, वो चाहते हैं कि आप इंटेंसली चीज़ को समझें। हाँ। वो चाहते हैं कि आपकी तैयारी सॉलिड हो। देखिए उनका काम हमारे काम के थ्रू दिखता है ना, जरिया हम हैं जो कहानी वो कहना चाहते हैं। सो अगर कोई अच्छा डायरेक्टर होगा वो आपको बाकायदा टाइम देगा, आपके सवाल होंगे उनका जवाब देगा, आपको चीज़ें एक्सप्लेन करेगा जो हो सकता है आप मिस कर रहे हैं। अच्छा। और एक राइटर बहुत सोच के बहुत समय बिता के एक स्क्रिप्ट लिखता है। राइटर्स बहुत सी तारीफ के हकदार हैं जो उन्हें नहीं मिलती, बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए उन्हें। वो अच्छा लिखते हैं तब हम अच्छा काम कर पाते। अब OTT में कम से कम मिलने लगी है जब से वो क्रिएटर वाला एक आया है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, डेफिनेटली बेहतर हो रही हैं। ये तो चलिए कोहरा पे बात रही बहुत हमने लंबी और बड़ी विस्तार से, जो मैं समझना चाहता वो मैं समझ गया। बहुत नई भी चीज़ मुझे जानने के लिए। आपकी एक फिल्म है जो ऑस्कर में गई, ठीक है, व्हाट विल पीपल से, तो आपको जब पता चला तो रात भर सो नहीं पाई थी आप? ये सच है, मतलब मेरे दिल की धड़कन वैसे कभी हुई ही नहीं, इट इज़ मुझे बीच रात में पता चला, क्योंकि वो टाइम जोन का फ़र्क है नॉर्वे और यहाँ में। और मुझे ना समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मतलब मेरी फिल्म का नाम और ऑस्कर का नाम एक ही सेंटेंस में, कुछ मैं बयान नहीं कर सकती कि वो क्या फीलिंग थी। और उस वक्त मैं उठी और अपने बच्चों के कमरे में गई और मैंने उन्हें जगा के बताया कि बेटा आई हैव जस्ट गॉट दिस न्यूज़। और फिर वो लोग भी खुश हो गए एंड इट वाज अ विक्ट्री राइट देयर फॉर मी। एंड टू शेयर दैट विद माय चिल्ड्रन इन द मिडल ऑफ द नाइट, इट वाज एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं आपको। इरम हक जो है वो हमारे डायरेक्टर, ये उनकी अपनी ज़िंदगी की कहानी थी। सो आई वाज वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ, आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हर। नॉर्वे की तरफ से गई थी। आई वाज वेरी हैप्पी फॉर द गर्ल हु प्लेड माय डॉटर मरिया। उसने बहुत कमाल का काम किया था, बहुत अच्छा काम। और मतलब मुझे अपने लिए भी बहुत खुशी हुई और मुझे पूरी फिल्म के लिए बहुत बहुत खुशी हुई। तो इसकी कास्टिंग कैसे हुई थी आपकी? या इंडियन एक्टर जैसे आदिल हुसैन है, तो इन लोगों की कास्टिंग का थोड़ा बताइए मसला। वी प्ले अ पाकिस्तानी कपल इन इट, एज यू नो। अब वो उन्होंने पाकिस्तान से क्यों नहीं लिए और इंडिया से क्यों नहीं लिए, इस पे भी मेरा एक सवाल है। कास्टिंग हुई हमारी ऑडिशन देके, मेरी आदिल का मुझे पता नहीं, पर मैंने तो ऑडिशन दिया था बाकायदा। और बहुत स्ट्रेस में हुआ था ऑडिशन। अच्छा। आई थिंक लगभग 11 बज रहे होंगे, मुझे फ़ोन आया। और बहुत कम ऐसा होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको उस टाइम फ़ोन करते हैं, रात को। और उन्होंने कहा कि काबली कल हमारी 11 बजे मीटिंग है और मैं तुम्हें 3 सीन्स भेज रहा हूँ, अनमोल। और मैंने कहा ठीक है, मैं करके भेजूँगी। ही सेड नहीं, कल 11 बजे के पहले। मैंने कहा तैयारी कैसे होगी और ये क्या है? उसने कहा यू जस्ट लिसन टू द ब्रीफ, माई गट सेज that you are the right person for the character. मैंने कहा ठीक है, सुन लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक ब्रीफिंग
दी एक और मुझे थोड़ा सा झटका लगा बिकॉज यू नो नजमा का जो कैरेक्टर है वो मुझसे बिल्कुल अलग है. आई मीन वेरी टॉक्सिक पर्सन. अगर आपने वो फिल्म देखी है बिल्कुल देखी, बिल्कुल देखी. पर ये मौका था, एक इंटरनेशनल फिल्म थी और दूसरे दिन स्कूल था मेरे बेटे का. मैंने कहा बेटा टुडे यू कांट गो टू स्कूल, यू हैव टू गिव मी क्यूज फॉर माय ऑडिशन. अच्छा. उसने कहा ठीक है मामा दे दूँगा. सो हमने ऑडिशन शूट किया और मैंने वो भेज दिया ऑडिशन और आई वॉज सेटिस्फाइड विद वॉट आई हैड डन. बट यू नो ये इतनी बड़ी फिल्म थी और मतलब फॉरेन प्रोडक्शन वगैरह, मैं बहुत ज़्यादा अपनी उम्मीदें मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रही थी. मैंने कहा पता नहीं. और जो एक कास्टिंग असिस्टेंट का सुबह फ़ोन आया था, उसने 2-4 नाम बहुत बड़े ले लिए थे. अच्छा, कि यू नो और वो उनकी बातें हो चुकी हैं सब कुछ, ये आप एक लास्ट ऑप्शन हम ट्राई कर रहे हैं. सो शी वाज जस्ट वेरी स्वीट एंड इनोसेंट यू नो. एंड सो मैंने कोई ख़ास उम्मीद नहीं की थी. पर 4:30 बजे मुझे फ़ोन आ गया कि आपके पास पासपोर्ट है. मैंने कहा जी है और आप ये रोल कर रही हैं. क्या? सो आई वाज स्टन्ड एंड हैप्पी. एंड देखिए ये विक्ट्रीज अलग ही होती हैं जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं. और क्योंकि मैं शायद बम्बई में नहीं रहती, लाइक अभी तक तो नहीं रह रही हूँ, अब सोच रही हूँ रहने का. अगर कोई मौका मुझे कभी मिलता है तो फिर मैं जान लगा देती हूँ उसमें. बिकॉज आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट दे आर थिंकिंग ऑफ मी एंड आई वॉन्ट टू ऑनर दैट अपॉर्चुनिटी. तो पहले अब यहीं पे रोक के फिर आएंगे ऑस्कर वाली फिल्म पे. आपने मतलब आप बम्बई में नहीं रहती, कोलकाता रहती हैं आप? जी कोलकाता मेरा घर है. तो हाँ मतलब घर है. तो जैसे एक ये होता ना कि एक्टर बनना है तो भाई मुंबई चलो, लेकिन आप तो यहीं से रह के सारा कुछ मैनेज करती हैं. कैसे होता है ये? इसमें मैं क्रेडिट ऊपर वाले को दे दूँ, भगवान को, कि हो ही गया है. कलकत्ते में रह के मैंने जो भी करियर बनाया है, जो भी मेरा प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस है, वो कईयों के लिए ज़्यादा हो सकता है, कईयों के लिए कम हो सकता है. पर मुझे एक जो अपने काम से तसल्ली मिली है, मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो माइलस्टोन्स थोड़े बहुत जितने भी हुए हैं, वो कलकत्ते में रह के वहीं से काम करके मतलब मिले हैं. और मैं संतुष्ट हूँ एक लेवल पे. इस वजह से भी आप मुंबई नहीं रहती, कम काम किया है आपने? देखिए कम काम करने की 2-3 वजह हैं. अभी तक अब चीज़ें बदल रही हैं. पीपल आर थिंकिंग ऑफ great female characters, powerful female characters who are the center of the story or who are very significant in this story. आज से 10 साल पहले भी, 8 साल पहले भी women characters पे इतना काम नहीं होता था. अब हो रहा है. और काम ऐसा नहीं है कि आया नहीं मेरे पास, पर मैं बाय नेचर सिलेक्टिव हूँ. और मैं ये मानती हूँ कि यू नो आप घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, वो आपकी लेगेसी आप बच्चों को देके जाते हैं. जो कमाते हैं, जो करते हैं, आपकी शोहरत, आपका काम बहुत मैटर करता है. आज से 50 साल बाद मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जब मेरे काम को देखें तो उन्हें फख्र होना चाहिए कि हमारी दादी ऐसा काम करती थी. अच्छा, बहुत सोच लिया आपने. बट नहीं, आई मीन दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, बट आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू बी सिलेक्टेड. अच्छा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सिलेक्टेड. फिर फिल्म पे लौटते हैं जी. नॉर्वेजियन फिल्म आपकी जो है, इसमें आपने एक पाकिस्तानी महिला का कैरेक्टर निभाया है और आप हैं इंडियन, तो कई सारे बायस होते हैं आपके पाकिस्तानी महिला को लेके. तो ये कैसे ब्रेक हुए? क्योंकि ये तो आपको पता नहीं कि बायस की देखिए क्या बात है. इंसान तो इंसान है, चाहे वो किसी भी देश का हो. हाँ. है ना. माँ है, किसी भी देश की हो. और इन दिस पर्टिकुलर केस शी इज़ अ वेरी टॉक्सिक मदर. ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक मदर्स सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं. दुनिया भर में, देश भर में, मतलब हर जगह हो सकती हैं. इट्स अ ह्यूमन थिंग कि जो मैं कह रही हूँ मेरी बेटी को वैसे ही जीना है. दे आर पीपल लाइक दैट. और नजमा के केस में वो अपनी बेटी की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती एक लेवल पे. यू नो दैट्स हाउ शी कंडक्ट्स हरसेल्फ. शी इज़ जस्ट अ मीन मदर. सो ये ह्यूमन इमोशंस हैं. इसमें कोई देश और ये पाकिस्तान, इंडिया, ये सब चीज़ों का कुछ नहीं था. हाँ, उर्दू बोलनी ज़रूरी थी. और मेरे पापा लखनऊ के पढ़े हैं. अच्छा. सो उस वजह से मैं भी लखनऊ से हूँ. अच्छा. सो वो क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे. सो
इसलिए उर्दू हमारे घर में यूज़ होती थी। अच्छा, तो इसलिए मेरे लिए इतना मुश्किल शायद नहीं था। नॉर्वेजियन भी थोड़े बहुत सीखे? नॉर्वेजियन कुछ डायलॉग्स थे मुझे। अच्छा, तो ऑस्कर वाली फिल्म जब जैसे हमारी ये फिल्म है कोई, तो आपने बनाया, दरअसल क्या होता है, डायरेक्टर ये पहले सोच के रखते हैं कि इन्हें हम ले जाके फेस्टिवल्स में घुमाएंगे फिर ऑस्कर, तो ये शूट के समय ये कभी बातचीत होती थी कि भाई ये ऑस्कर जा सकती है या फिर? नहीं, मतलब इरम पहले भी एक फिल्म बना चुकी है नॉर्वे में, एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म। सो और ये जो प्रोडक्शन था ना, ये बहुत प्रोफेशनल और बहुत एक अलग लेवल का प्रोडक्शन था। मतलब जो एक्सपीरियंस था इन लोगों के साथ काम करने का, इनका प्री प्रोडक्शन तो इतना सॉलिड, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि इतने पंक्चुअल ये लोग। अच्छा। मतलब हमारे हिंदुस्तान में तो हम थोड़ा कैजुअल है ना टाइमिंग को लेके, इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम जो कहते हैं। सो एनीवे, गोइंग बैक टू दैट, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रैटेजी वो हमसे डायरेक्ट डिस्कस करते थे ऐसा कुछ। जो काम हम कर रहे होते थे, everybody was tuned into that scene, and that's it। और बाकी फिर प्रोडक्शन, और मेरे लिए तो भी पहला अनुभव था। मुझे क्या पता था कि ऐसी चीज़ें होती हैं, और इस फिल्म की वजह से मैंने ट्रैवल भी किया फिल्म फेस्टिवल्स में, और you know when you meet an international audience, it's another kind of feeling, it's another experience। कैसी फीलिंग होती है? अच्छा लगता है जब वो आपके पास आके कहते हैं। इंटरनेशनल ऑडियंस ज़्यादा समझदार होती है, ज़्यादा चीज़ें। देखिए, मैं ऐसे जनरलाइज तो कभी नहीं करूँगी, है ना। सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, सबकी अपनी अपना लिटरेचर है, सबकी अपना अपना नज़रिया है चीज़ों को देखने का, और वो जो नज़रिया है वो कभी कभी इंटरेस्टिंग होता है, बिकॉज वो अलग कल्चरली डिफरेंट है। वो किस तरह से हमें देख रहे हैं, उनकी क्या सोच है, उनका क्या रिस्पॉन्स है, उनका क्या क्रिटिक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है उनका पर्सपेक्टिव। और मेरे लिए बहुत अच्छा रहा ये सफ़र व्हाट विल पीपल से के साथ। अभी आपने बोला कि वहाँ पे बड़ा पंक्चुअल है, तो यूरोप या फिर यूरोप में ही शूट हुई है, नॉर्वे और जर्मनी में? मैं नॉर्वे और जर्मनी की बात करती हूँ, नॉर्वे की बात करती हूँ। आपको एक किस्सा बताती भी हूँ। बिल्कुल। सुबह वहाँ -12 -13 टेम्परेचर था जब हम शूट कर रहे थे, और सुबह 4 बजे का कॉल टाइम था। तो मैं अपना 4-5 पे नीचे गई, और तब तक गाड़ियाँ जा चुकी थी। अरे, जर्मनी में तो बहुत होता है। मेरे एक टीचर थे, वो मुझे जर्मन पढ़ाते थे। 5 मिनट लेट जाता है तो वो मुझे 2 मिनट लेट होते तो वो मुझे कहते थे बाहर बैठो जाके। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी, और मैंने वहाँ पहुँच के आदिल से कहा कि मैं तो सिर्फ 5 मिनट लेट थी। इसे टिका लिए 5 मिनट इंडिया में मैटर नहीं करते, यहाँ करते हैं। बियॉन्ड टाइम टुमारो, आई सेड ओके। अच्छा, कोई एक चीज़ इसके अलावा, ये जो पंक्चुअलिटी के अलावा, कोई एक चीज़ जो आप वहाँ की इंडस्ट्री है, जो काम करने का तरीका है वहाँ का, वो यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहें, और यहाँ की कोई चीज़ जो वहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहें? वहाँ कोई ब्लेम गेम नहीं होता है। अच्छा। कि आपकी गलती है जी। अच्छा। अरे मैं तो कहा था यार, तूने नहीं किया, ये सब नहीं होता। अच्छा। पर जिम्मेदारी लेते हैं वो 100% अपने काम की। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग जिम्मेदार नहीं हैं, पर यहाँ एक फ्रिक्शन, एक वो सेट्स पे होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जुगाड़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ के लिए। लास्ट मिनट सब कुछ हो रहा है। वहाँ एक एक सेफ्टी पिन, एक एक सुई धागा भी अगर ज़रूरत है कहीं किसी कोने में, वो लास्ट मिनट किसी को ख्याल नहीं आएगा। वो सब कुछ पहले से तय है कि ये इस तरह से किया जाएगा। और ये एक फ़र्क मुझे लगा था। और यहाँ का जो कुछ वहाँ, यहाँ कुछ अच्छा हो जो वहाँ ले जाना चाहिए। यहाँ की वार्मथ। अच्छा। मुझे तो बहुत मज़ा आता है सेट पे जाके। और मैं कह सकती हूँ आपसे कि मैंने जब काम शुरू किया था, you know the friendships that I formed on set, वो जो एक अपनापन है, उसका एक अपना मज़ा है। अच्छा, ये जो फिल्म थी ये आपकी, इसमें जो इरम हक हैं, उन्होंने कुछ ऐसा ब्रीफ किया था, क्योंकि ये फिल्म ऐसी है कि जिसमें पाकिस्तानी जो हैं वो जाके नॉर्वे में रह रहे हैं, और यूरोप में एक तरह की, आप अगर इसे क्या कहें, शरणार्थियों की समस्या कहें या कुछ कहें, तो इस पर्सपेक्टिव से भी क्या उन्होंने कुछ ब्रीफ दिया था, क्योंकि वो भी एक पाकिस्तानी। देखिए, मैं आपको सच्चाई से कह रही हूँ, जब मैंने फुल स्क्रिप्ट मेरे पास आई ना और मैंने पढ़ी, तो मुझे 1 मिनट के लिए ऐसा लगा था कि क्या कोई माँ वाकई ऐसी हो सकती।
अच्छा, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? यू नो, आई मीन ठीक है, स्ट्रिक्ट मदर्स होती हैं, कभी कभी मदर्स अनकाइंडनेस भी करती हैं, हाथ भी उठा लेती हैं, मतलब है, गलतियां हैं, साउथ एशियन मदर्स अनरीजनेबल हो सकती हैं, लेकिन इस हद तक कॉम्प्लेक्स और टॉक्सिक, वो मेरे लिए एक्सेप्ट करना, फिर वही सवाल की बात आ गई। तो मैंने उनसे सवाल किए और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे किस्से बताए लोगों के बारे में और अपनी खुद की ज़िंदगी के बारे में कि मुझे यकीन हो गया कि नजमा जो है वो ऐसी ही है। एक आध अगर शेयर कर सकें उदाहरण, क्योंकि हम लोग उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा, एक बार हमारा उस फिल्म में एक पिज्ज़ा का सीन है। हाँ 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 हाँ, है ना? हाँ। सो इरम ने मुझे एग्जाम्पल दिया था कि नाराज़गी वो ऐसे दिखाती थी कि वो सबकी प्लेट में पिज्ज़ा जो है वो आराम से रखती, अच्छा, हस्बैंड की प्लेट में, दूसरे बच्चों की प्लेट में, और मारिया का कैरेक्टर जो है, जो मेरी बेटी है, उसको पटक के मारती। So it's a very subtle thing. But you know how you can hurt someone in a way like this. So I think ये जो छोटे छोटे ऐसे कई एग्जाम्पल्स थे जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए थे, और आई थिंक वो सब करने के टाइम में मतलब उसको अब्जॉर्ब करके जब इम्प्लीमेंट किया तो वो छोटी छोटी चीज़ें निकल के आई। आपके करियर के शुरुआती दौर की एक बड़ी दिलचस्प फिल्म है, बंगाली फिल्म है, आई थिंक मेमोरीज इन मार्च। हाँ, मतलब वो तो जिसे कहते हैं ना, उसमें मेरा इतना सा सीन है, पर वो संजय नाग साहब डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म है, और वो रितुदा उसमें उनका बहुत बड़ा एक्टिंग भी लिखी हुई है। हाँ, और वही मुझे एक मौका मिला रितुदा से काम करने का। वही मेरा, और रितुदा ने मुझे डब करना सिखाया। अच्छा। और आजकल जब मैं बम्बई में डब करती हूँ, सब कहते हैं काफी सुपर फास्ट। अच्छा। और इस चीज़ का श्रेय मैं रितुदा को देना चाहती हूँ। मतलब लिटरली जो हैंड होल्ड करके कहते हैं ना कि इस तरह से डब करो, वो बड़े परफेक्शनिस्ट थे। मतलब उनके काम में आपने देखा। सो मुझे डब करना रितुदा ने, इसलिए मेरे लिए मेमोरीज इन मार्च बहुत सिग्निफिकेंट है कि उस फिल्म की वजह से मुझे ऋतु पर्णो घोष ने डब करना सिखाया। दीप्ति नवल से मुलाकात हुई थी? जी, एक छोटा सा सीन था हमारा। तो क्या एक शुरुआती दौर में एकदम इतने बड़े, तो इतनी चार्मिंग है, और उनका काम मुझे हमेशा, और मुझे वो बेहद खूबसूरत भी हमेशा से लगते हैं। सो एंड शी इज अ वेरी वार्म पर्सन। बहुत धीमे मिठास है उनमें, मिठास है एक मुझे, मेरे लिए बहुत। देखिए, मैं बहुत नसीब वाली हूँ। मैंने बहुत सारे अच्छे कलाकारों के साथ शुरुआत से काम किया। अच्छा। अगर आप Z+ भी देखें, उसमें भरे हुए थे अच्छे एक्टर्स। मुकेश कह लीजिए, कुलभूषण साहब कह लीजिए, मोना, सब लोग बहुत ठीक है, रैना साहब, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। 3 आपने बड़े अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है भारत के इस समय अगर देखें तो। आदिल हुसैन, मतलब मेरे बहुत फेवरेट वो एक्टर हैं, और पंकज त्रिपाठी, और है ना, पंकज त्रिपाठी के साथ भी आपने एक शॉर्ट फिल्म भी किया है, और वो अंग्रेजी में कहते हैं, मैं उसमें थी। और संजय मिश्रा के साथ आपने तो काफी सारा काम किया है, 2-3 फिल्में एक्चुअली। शॉर्ट फिल्म, हाँ, शॉर्ट फिल्म्स वो पता नहीं कब रिलीज होंगी, पर अच्छा रहा है संजय मिश्रा जी के साथ। और तीनों, आदिल के साथ मैंने 3 फिल्में की। आदिल के साथ तो बहुत काम, मैंने अरविंद स्वामी के साथ भी काम किया। अरविंद स्वामी के साथ भी काम किया आपने। तो इन तीनों में, फिलहाल इन तीनों की बात करते हैं, तो इन तीनों में, तीनों NSD से हैं, तीनों का अपना अलग अलग है ना। पूछने वाले आप क्यों पूछने वाले हैं? तीनों NSD से हैं जी। तो उन तीनों में क्या समानताएं हैं? तीनों अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग हैं। तीनों बिल्कुल अलग है। कुछ उदाहरण से बताइए कि कैसे अलग अलग। पर्सनालिटीज भी अलग अलग है। हाँ, पर्सनालिटीज वो तो अलग है। और आई थिंक उनका काम करने का तरीका भी बहुत अलग है। बहुत अलग है। मिश्रा जी बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है। अच्छा। हाँ, वो कुछ भी कर देते हैं। मतलब वो ऐसे गेंद फेंक देते हैं, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रही है क्या, एंड यू हैव टू राइज टू द ओकेजन। पर उनकी ये चीज़ बहुत मज़ेदार है कि वो, आप नए एक्टर भी हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं कि दौरान तो मैं खुद को नया ही समझूंगी, वो आपको पूरी जगह देते हैं कि आप भी अपना मैच खेलिए। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं सीनियर हूँ और मैं बता रहा हूँ और ये हो। और अगर वो प्रिपेयर करते भी हैं कि नहीं करते, कि क्या करते हैं, वो समझना बड़ा मुश्किल है। अच्छा।
बट आदिल का ये है कि वो हर रोल में PhD करके फिर रोल करने जाते हैं। दिखता भी है वो दिखता भी है और वो इट्स वेरी, मैंने तीनों से सीखा है, पंकज को भी ऑब्जर्व करके मैंने सीखा है, मैंने अरविंद स्वामी से भी, जैसे उनकी टेक्निकल नॉलेज जो है अरविंद स्वामी की वो अलग लेवल, मणि रत्नम ट्रेन मतलब क्या, तो उनका टेक्निकल सेंस है गजब का, और उनकी आंखें तो बोलती हैं, यू सो आई हैव लर्नड फ्रॉम ऑल ऑफ देम। बट इन टोटलिटी अगर मुझसे कहा जाए कि किससे तुमने सबसे ज़्यादा सीखा है, आदिल हुसैन साहब से, बेशक। एंड आई एम श्योर आई एम नॉट द ओनली वन। उनके साथ जिसने काम किया है उसने बेशक बहुत कुछ सीख के वो फिल्म कंप्लीट की। उनकी समझ बड़ी स्ट्रांग, वो मुझे क्रिकेट में जैसे अश्विन है ना वैसे टाइप लगते हैं वो एक्टिंग में। बहुत मज़ेदार उदाहरण है जी। तो पंकज त्रिपाठी से क्या सीखा था? उनसे कहा आपने वो ईज, अच्छा, मतलब पता है ये वो चीज़ है कि आप महसूस कर सकते हैं, आप समझा नहीं सकते। पंकज इज रेस्टफुल, अच्छा, एकदम एक आराम की स्टेट में, वो बड़ा सहज कर देते हैं आपको। सहज है सब कुछ, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ भी सहज है। अगर पंकज त्रिपाठी आपकी विसिनिटी में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छा, एज एन एक्टर्स मैं वाइब की बात कर रही हूँ, डायलॉग हो नहीं हो वो देखेंगे भी आपको एक ऐसी पेस पे कि आप उसको पूरी तरह से फील करेंगे। सो ये तीनों NSD के हैं, पर आई डोंट नो इसका NSD से कोई वास्ता है भी कि नहीं इनका, बिकॉज इनका एक अपना इंडिविजुअलिटी है। दे आर ऑल इंस्टीट्यूशंस इन देयर ओन राइट, एंड ऑफ कोर्स NSD हैज शेप्ड देम। पर मैंने NSD के बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया है, और सब गिविंग बहुत हैं। मतलब मुझे ये चीज़ मैंने देखी है कि अब जैसे राजेश तेलांग साहब भी हैं, वो भी आपको बहुत, दे ट्रीट देयर को एक्टर्स विद ग्रेस, ग्रीडी नहीं है कि अबाउट अस, लाइक राजेश हैज दिस क्वालिटी कि वो खुद भी इंजॉय करते परफॉर्मेंस को एक्टर्स को भी, दे मेक श्योर दैट इवन द अदर पर्सन इज फीलिंग रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो इससे मुझे एक सवाल आता है, वो बाद में पूछूंगा। अच्छा, पूछिए ना। पहले उस पे आते हैं। हाँ। दो रह गए हैं मेरे आपकी बातचीत। एक तो डबिंग, आपने बोला डबिंग कैसे होती है, मतलब बड़ा टफ काम होता है, तो सुना डबिंग का बहुतों के लिए बहुत टफ होता है डबिंग, बहुत टफ होता है। और बहुत से एक्टर्स कहते हैं कि हमारा डबिंग हमारा काम खराब कर देती है, पर डबिंग एक ऐसा स्किल है कि अगर आपने उसको समझ लिया ना, अगर उस कॉन्सेप्ट ऑफ डबिंग को आपने अपना लिया और एक प्रैक्टिस करके या जो भी है आपने उसको एक लेवल पे मास्टर कर लिया, आप अपनी परफॉर्मेंस को इनहैंस भी कर सकते हैं। अच्छा, नो डाउट सिंग साउंड का एक अपना मैजिक है, इन द मोमेंट का मैजिक तो कभी रिक्रिएट हो ही नहीं सकता है, लेकिन कभी कभी कोई सीन्स में आपको लगता है कि ये एक और लेयर, जिस तरह से मैं डायलॉग बोल रही हूँ उसमें ऐड हो सकता है, वो आप डबिंग में कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा खेल हो जाता है डबिंग, खेल है और स्किल है, अक्वायर्ड स्किल है। आप जितना करेंगे और सिखाने वाला अच्छा हो, ऋतुदा जैसा हो, तो क्या बात है। सो मैं जल्दी डब करती हूँ और मुझे आई एम वेरी थैंकफुल टू ऋतुदा फॉर दैट एक्सपीरियंस। अच्छा, दूसरा सवाल जो मेरा आपकी बातचीत से निकल के आया था कि शायद अरशद वारसी, मुझे अगर ठीक से याद आ रहा है कि जैसे वो कहते हैं कि कई बार मेरे रोल कम कर दिए गए अरशद वारसी, या फिर ये जीशान भी कहते हैं कि उनको लोगों को लगता था, बड़े एक्टर्स जो होते थे, कि ये ज़्यादा हावी हो रहा है तो डायलॉग कम कर दिए गए, और ये बाद में होता था, ये नहीं कि पहले। शायद हुआ होगा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? शायद, लाइक कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एक आध जगह शुरू में खास करके कि अगर मैं बोल रही हूँ तो कैमरा मेरी तरफ होना चाहिए ना। हाँ, यही उनका था। मानव ने भी एक बार, किसी मानव कौल ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, और इट टोटली रेजोनेटेड विद मी, और मुझे उस इंटरव्यू से एहसास हुआ कि हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसा। सो वो अब शायद नहीं होता है, पर दैट्स अनफेयर। एंड कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ करते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ स्टोरी टेलिंग पे होता है इवेंचुअली। हाँ, जाहिर है। सो हाँ, होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अच्छा, बहुत से बड़े एक्टर्स के बारे में हम लोग सुनते भी हैं कि वो दूसरों का पार्ट काट देते हैं, जैसे पता नहीं मुझे सुनने में आया, बट मैंने वैसे लोगों के साथ काम अभी तक किया नहीं है। और ऑल्सो समवेयर आई डिसोसिएट आफ्टर डिलीवरिंग माई वर्क। अच्छा, मतलब
आजकल तो बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं वो हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं कि किस स्टेज पे पहुंची है फिल्म और पब्लिसिटी कैसी होगी और मतलब हर चीज़ में उनको इन्वॉल्वमेंट चाहिए। या तो मेरे पास खुद इतना वक्त नहीं है या मेरे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और आई डोंट फील आई बिलोंग टू ऑल दैट। आई बिलोंग टू द परफॉर्मेंस, आई बिलोंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। बस तो दो बड़ी अलहदा किस्म की सीरीज हैं, फिल्में हैं, एक तो वीरे देवी वेडिंग और एक बॉम्बे बेगम्स। हाँ जी। हाँ, तो इसमें क्या मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस पुरुष प्रधान फिल्म इंडस्ट्री में अचानक से आप उस सेट पे पहुंच जाती हैं जहाँ सारी एक्टर्स, सारी महिलाएं हैं, फीमेल हैं, इवन ए-लिस्टर भी हैं और सारी महिलाएं हैं, और दूसरी बात उसको लिखा भी किसी महिला ने है, उसको डायरेक्ट भी कोई महिला कर रही है। तो उस समय बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है? करीना कपूर से लेके पूजा भट्ट तक पूरा। देखिए वीरे दी वेडिंग जो है ना, वो इट वाज अ फन एपिसोड इन माय लाइफ। अच्छा। और वो रोल भी बहुत फन है अगर आपने देखा हुआ तो। उसमें मुझे बड़ी ज़बरदस्त एक, जिसे कहते हैं ना, धमाकेदार ब्रीफिंग थी। अच्छा। कि यू हैव टू लाफ लाइक अ हाइना। शशांक घोष ने कहा, अब हाइना जैसे कोई कैसे हंस। अब मुकेश छाबड़ा साहब जो है वो अगर किसी को कास्ट करते हैं ना, वो बहुत कॉन्फिडेंस से करते हैं। अच्छा। पर उनके कॉन्फिडेंस की इज्जत तो रखनी पड़ेगी ना। सो मुझे थोड़ा स्ट्रेस भी हो गया था। सो मैंने एक्चुअली मुकेश को फ़ोन किया था दैट यू नो ही इज आस्किंग मी टू लाफ लाइक अ हाइना। He said, you will be able to do it. मतलब एकदम रेस्टफुली उन्होंने कहा you will be able to do it. So I was finding a way how I can do it. तो होटल के कमरे में प्रैक्टिस कर करके मैंने वो अजीब सी हंसी जो है वो निकाली थी। अच्छा। और जब पहले दिन सेट पे मुझे वो हंसी हंसने, वो पूरी फिल्म में मैं हंसी तो रही, जब मैं हंसी तो मतलब सब खिलखिला के हंसने लगे। मतलब करीना, सोनम, सुमित जो भी थे वहाँ, एवरीबडी जस्ट burst out laughing. So एक मज़ेदार एक्सपीरियंस था, एक कमर्शियल फिल्म थी वो, और बहुत अलग थी मेरे बाकी काम से। और कई लोगों ने ये भी कहा है कि जिस किस्म का काम तुम करती हो, वीरे दी वेडिंग उसमें एक बिल्कुल अलग किस्म की फिल्म है, वो फिट ही नहीं होती तुम्हारी लिस्ट में। सो मैं लोगों को खुश करने के लिए तो कोई लिस्ट नहीं बना रही हूँ, मेरे लिए वो एक तजुर्बा था और मैंने उसे एंजॉय किया। और मुझे एक्चुअली उस फिल्म से बहुत अप्रिसिएशन भी मिला। ये सच है कि देखिए अंग्रेज़ी में कहते हैं 18 मई को रिलीज़ हुई थी, 24 मई को बाइस्कोप वाला रिलीज़ हुई थी, और 1 जून को वीरे दी वेडिंग रिलीज़ हुई थी। लगातार 3 फिल्में आई थी। पर लोगों ने मुझे एयरपोर्ट पे पहचानना शुरू किया वीरे दी वेडिंग के रिलीज़ के बाद, और ये हकीकत है। तो अभी लगता है कि और कमर्शियल फिल्में करनी है या फिर? मैंने आपसे कहा ना शुरुआत में कि मैंने कभी अपने करियर को स्ट्रैटेजाइज नहीं किया। अच्छा। मैं 2 वजह से काम करती हूँ कि एक, मुझे रोल बहुत पसंद आता है, और दूसरा, बहुत अच्छे लोग अगर कुछ बना रहे होते हैं, भले ही रोल अगर छोटा भी हो, तो मैं राज़ी हो जाती हूँ करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स एक रोज़ी रोटी तो यही है मेरी। तो अब 2 छोटे छोटे सवाल हैं, उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। जी जी। रघुवीर यादव के साथ आपने काम किया है? नहीं किया है, और करना चाहती हूँ। नहीं, एक है तो फिल्म में तो है वो आधार में। मेरा उनके साथ सीन नहीं है उसमें। अरे। और आधार रिलीज नहीं हुई है, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। हाँ। और बहुत मज़ेदार फिल्म है, उसमें विनीत सिंह है जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त तो हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। हाँ। और रघुवीर सर के साथ काम करना एक तमन्ना है मेरी। मतलब मेरा एक सवाल था, ऋषि कपूर साहब के साथ काम करना था, वो नहीं हो पाया। रघुवीर जी के साथ काम, कई लोग कुछ तमन्नाएं अधूरी रह जाती हैं। हाँ, मुझे अफसोस रहेगा उस चीज़ का, बिकॉज आई थिंक इट्स अ मार्वेलस एक्टर ऋषि कपूर। हाँ। और रघुवीर जी तो खैर आई थिंक हम लोग जितने भी एक्टर्स हैं जो एक्टिंग को सीरियसली लेते हैं, चाहे वो नसीर साहब हैं, चाहे वो रघुवीर जी हैं, हम सब तो वी लिव विद दिस ड्रीम, दिस गोल इज देयर दैट वी विल वर्क विद दीस एक्टर्स। जब मैं इसलिए था थोड़ा, मैं लालची था रघुवीर यादव को लेके कि उनके बारे में कहते हैं कि वो खाली वक्त मिलता है तो सेट पे बांसुरी बजाने लगते हैं। मैंने देखा है, अभी तक मुझे मौका नहीं मिला उनके साथ काम करने का, पर वो बहुत एक अनोखे किस्म के इंसान हैं और बहुत स्पेशल एक्टर हैं। जब आप बड़ी हो रही थी, जब तो उस समय क्या था कि आपने क्या पढ़ रही थी, क्या देख रही थी? चूँकि आप खुद कहते हैं कि आप सेल्फ ट्रेंड एक्टर हैं,
तो ऐसा तो नहीं होता है कि कोई एकदम से उठ के आए और कहे कि एक्टिंग करो, करने लगते हैं। उस समय कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें आप देखते हैं जिनका आप पे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, कुछ पढ़ते हैं और उससे फिर ट्रेनिंग होती है, फिर वही आगे चल के ट्रांसलेट होती है आपके वर्क में। देखिए एक घर का माहौल होता है ना, देयर इज एन एनवायरनमेंट एट होम। मुझे वो बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज बोर्न। मैंने अपनी मम्मी को नहीं देखा, लेकिन हमारे जो घर का एक तरीका था ना, सब किताबें पढ़ते थे। आप कृष्णा सोपती जी को जानते होंगे, सो शी इज़ माई ग्रैंड आंट, मेरे पापा की मासी। सो एक लिटरेरी इन्वायरमेंट हमारे घर पे था कि किताबें तो बस पढ़ी ही रहती थी, और एक नेचुरल ये था कि आप सोने के पहले थोड़ा सा कुछ पढ़ के सोएंगे या जो भी करेंगे। क्लासिकल म्यूज़िक का शौक बहुत था मेरे फादर को। इनफैक्ट वो थोड़े एरोगेंट थे इस मामले में, यू नो, कि आप किस किस्म का म्यूज़िक सुनते हैं। तो वो वेस्टर्न क्लासिकल सुनते थे, इंडियन क्लासिकल सुनते थे, और हाँ कंट्री म्यूज़िक वगैरह भी बीच बीच में सुनते थे, पर इंडियन क्लासिकल सब कुछ के ऊपर बहुत उनको मतलब हमेशा उन्होंने तवज्जो दी है। सो उन सब चीज़ों का आई एम श्योर एक इन्फ्लुएंस तो हुआ ही होगा। और कोलकाता इज़ अ कल्चरली वेरी प्रोएक्टिव सिटी। सो वो डोवलन म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होता था, वहाँ पापा मुझे लेके जाते थे। मैं 5-6 साल की थी, और मतलब मैंने विलायत खान साहब को लाइव सुना है। अरे वाह, यू नो, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सो इट्स वाज ऑल एन इंट्रिंसिक पार्ट। सो आर्ट्स की तरफ जो एक झुकाव है वो तो घर से मिला ही था। और यू नो, हर एक की एक अपनी रूह होती है, एक अपना सोल होता है। मुझे हमेशा सुकून तो आर्ट्स के साथ एसोसिएट करके ही मिलता है। एक फिल्म कोई एक होती ना कि आपने देखी हो तो लगता है यार अब ये काम बड़ा अच्छा है, यही करेंगे। तो कुछ आपके लाइफ में कुछ एक मोमेंट था ऐसा कि ये फिल्म है जिसने एकदम कहते हैं ना कि बदल के रख दिया। कुछ लोग के लिए सत्या थी, लोगों ने देखा बैंडिट क्वीन देखा तो कहा यार अब तो अपना भी कुछ हो सकता है अपने तरह के। कई ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस तो किया है, पर एक ऐसी फिल्म जिसका नाम मैं लेना चाहूँगी जो मेरे लिए सीक्रेट है। अच्छा, वो है जौलशा कौर। अच्छा, सत्यजीत रे की जौलशा कौर। वो मतलब मैं कई बार कह चुकी हूँ, इंटरव्यूज में भी कह चुकी हूँ, वैसे भी कह चुकी हूँ। उस इट इज़ सच पावरफुल सिनेमा। मैंने शायद 100 दफ़ा भी देखी होगी, पर अगर मैं उसे कल फिर देखूंगी ना, उन मोमेंट्स पे मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सेम मोमेंट्स पे। आई मीन इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिल्म। आगे क्या क्या आने वाला आपका, जो अच्छा कुछ आने वाला है? बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। तो जो डिस्क्लोज करना चाहें कैमरा के सामने? ये डिस्क्लोज का बड़ा प्रॉब्लम है ना, डिस्क्लोजर तो अलाउड ही नहीं है। यही पर इतना कह सकती हूँ आपको, बिना फिल्मों का नाम लिए या प्रोडक्शन या डायरेक्टर्स का नाम लिए, को एक्टर्स का नाम ले लेती हूँ। ठीक है, ले ली। तो अनुपम खेर साहब के साथ एक है। अच्छा। और एक फिल्म है जिसमें अर्जुन कपूर हैं। अच्छा। और एक शारिब के साथ है। अच्छा, शारिब। और एक रवि किशन जी के साथ। अच्छा, रवि किशन के साथ भी। चलिए, अब तो खैर बाकी मैं कुछ पूछ नहीं सकता हूँ, अदर मैं पूछता, मेरी दिलचस्पी थी इसमें। शूट हो गई है सारी या फिर अभी होंगी? जी, एक 2 फिल्मों में एक दिन का काम बाकी है। अच्छा, बाकी हो गया। तो अनुपम खेर के साथ काम करना कैसा रहा? बहुत अच्छा। वो उनके तो देखिए सारांश के ज़माने से, मैंने सारांश तब नहीं देखी थी जब वो रिलीज़ हुई थी। मेरे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स के बाद पापा ने मुझे एक लिस्ट दी थी कि ये फिल्में देखो, उसमें सारांश भी एक थी। अच्छा। और मैं बहुत चुप सी हो गई थी सारांश देखने के बाद। मतलब आई वाज सो मूव्ड बाय द फिल्म, जिस तरह से उन्होंने वो कैरेक्टर किया था। मैं ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनके साथ काम करेंगे, पर किया है। गजब है भाई, ऐसे पापा भी होते हैं जो बोर्ड एग्जाम के बाद एक लिस्ट थमाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने लिस्ट दी थी मुझे कि ये फिल्में देखना। क्या बात है। ऐसे कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ थी उसमें। अच्छा। हाँ, मतलब एक ऐसे ही बता रही हूँ आपको। हाँ। और एक आध फिल्में उसमें जो थी याद हो? डॉक्टर जिवाग। अच्छा। और उसमें बांग्ला फिल्में भी थी। अच्छा। तो हाँ, मिली थी मुझे अच्छी खासी लिस्ट। तो मतलब कमाल है भाई, ऐसे और पापा हों भारत देश में और पूरी दुनिया में तो बड़ा अच्छा हो, जो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद बच्चों को
ट्यूशन ना लगाएं, एक्स्ट्रा ट्यूशन उसकी जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं। और वो उस जमाने में ना वीडियो कैसेट पे लेके आते थे सब कुछ। अच्छा, थैंक यू सो मच, आप आई हमारे साथ बातचीत की। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।